बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया जा रहा है, जिसमें उनके मुतअद्दिद कारकुनों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया है, जबकि हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत की जानिब से जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, जबकि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत रास्ता ना रोके, वरना ये धरना कई धरनों में तब्दील हो सकता है। देखिए, हाफिज़ नईम साहब का जो इशू उठाया जमात इस्लामी ने, बड़ा बुनियादी इशू है। एक तो वो मजमूई तौर पे महंगाई के ख़िलाफ़ काफ़ी अरसे से जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है। दूसरा ये है कि वो बिजली के बिलों और IPPs के हवाले से उनके अभी मैं एक यहाँ पे मैंने देखा उनका मुज़ाहरा, तो उसमें IPPs के हवाले से बात चल रही है। अच्छा, हुकूमती शख्सियात जो हैं वहाँ उनमें जो है कंपैरेटिवली इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा परेशानी हमें नज़र आती है। वो कहते हैं कि जैसे भी उन्होंने पहले ही कह दिया ना कि मुज़ाकराती कमेटी बनाने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि जी हम कुछ मुज़ाकरात इनके मान लेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो हाफिज़ नईम साहब हैं, उन्होंने भी वेलकम किया है कि मुज़ाकराती कमेटी बने, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी अब कहाँ तक मामलात को, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात ही होंगे इसके ऊपर, हुकूमत ने भी कह दिया इनकी तरफ से भी, लेकिन वो बात कहाँ तक जाती है? क्या वो IPPs तक, मुकम्मल IPPs की लिस्ट हमारे सामने आती है और आइडिया होता है कि क्या है ये IPPs का? क्योंकि IPPs का जो इशू है वो इस वक्त पाकिस्तान का जो उठाया है हाफिज़ नईम साहब ने, कि IPPs का इशू एक बुनियादी इशू है और उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस मकड़ी के जाले से निकलना है। लेकिन ये जो मकड़ी का जाला है वो, उसके ऊपर तो ये पूरा अरेंजमेंट खड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट से बाहर जो लोग हैं, यानी जो दूसरी जमातों में जो हुकूमत का हिस्सा नहीं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मौजूद हैं। तो ये अब मस्त देखना ये है कि ये IPPs जो है इसका अल्टीमेटली क्या बनता है, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होंगे तो जाहिर है कि फिर उसमें बात होगी। हाफिज़ नईम साहब जो है एक बड़ा ज़बरदस्त एक सियासी सफ़र तय करके वो अवामी सतह पे सियासी जमात इस्लामी की पॉलिसी से इख्तलाफ करें या इख्तलाफ करें, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल पब्लिक पल्स के ऊपर उन्होंने हाथ जो है वो रखा है अब तक, और ये इशू भी उन्होंने बड़ा बुनियादी उठाया है। यानी ये इस इशू में वो कोई हुकूमत या कोई मतलब वो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं, महंगाई और IPPs। अब ये देखना है, वही मैंने बात की कि मुज़ाकरात वहाँ से कौन करता है आके, क्या उसमें वज़ीर ख़ज़ाना आएंगे, क्या उसमें वज़ीर तवानाई आएंगे, और वज़ीर तवानाई आएंगे तो क्या IPPs की लिस्टें हमारे सामने आएंगी, क्या हम ये सुनेंगे कि किस किस की IPPs मुख्तलिफ़ नामों से हैं, तो पीछे कौन कौन से लोग बैठे हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जो अभी मेरे ख़्याल से आज तो वो शायद अभी धरने का उन्होंने कहा है, तो देखते हैं कि ये मामलात कहाँ पे जाते हैं। और ये हुकूमत जो कह रही है कि मुज़ाकराती, तो मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हुकूमत करेगी और हाफिज़ नईम साहब की डिमांड्स क्या होंगी। तो ये जो है ये बड़ा एक बुनियादी इशू है जो कि इस वक्त जमात इस्लामी लेकर सड़कों में निकली है। ये कराची में तो जमात इस्लामी करती रही है, कराची के लेवल पे हाफिज़ नईम साहब जो वहाँ पे थे, लेकिन इस्लामाबाद में आना और पूरे और पाकिस्तान में रोका गया है बहुत जगहों पे, सारा दिन झड़पें वगैरह होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद में मौजूद है। तो देखना है कि हाफिज़ साहब क्या यहाँ से मनवा के उठते हैं। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसके साथ एक हुकूमत, एक तो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू हमने सुनी, फिर आज जो है वो कल खान साहब के हवाले से एक बयान आया आर्मी चीफ के लिए, फिर उसके बाद उनकी आज जो हमशीरा हैं उनकी भी बात है। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर काफ़ी, या मुस्लिम लीग नून की मैं इस पर ख़ास तौर पर बात करूँ, एक तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने रात को बात की एक शो में, शाहज़ेब खानज़ादा साहब के शो में, लेकिन उससे हट के जो उन्होंने बात की उससे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बात पे कि हमारे साथ कोई मतलब कोई डबल ट्रिपल टेट्रा हाथ तो नहीं हो गया। ये बड़ा उनमें एक मामला ऐसा है कि एक तो ये है कि वो इलेक्शन, अच्छा फिर वो दूसरा ये है कि उसके बाद ये जो उन्होंने ऐलान कर दिया
कि भाई जो वो किया ना आर्टिकल 6 वाला, और ये अब मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ये हमारे जो कि इत्तेहादी हैं और हमारा तय हुआ था मामला और ये था और वो था, और फिर एक सूरत हाल ऐसी बनी जिसमें खबर ये आई कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो एक यानी एक अपर लेवल पे हुई कि हम तो सियासी जमात के ऊपर इस तरह की पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं। और जरदारी साहब ने कहा कि अगले महीने अगस्त में कोई इजलास होगा, उसमें हम तय करेंगे, और ये आर्टिकल 6 और ये सारा साइड पे चला गया। तो वो उनमें ये बात हो रही है कि ये हम जो है ये कोई हमारे साथ कोई, और ये जो मामलात हो रहे हैं सारे, इसके नतीजे में खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला, इसके ऊपर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े अजीब हैं, और उनमें एक वज़न भी है। वो ये कहते हैं कि भाई अगर तहरीक इंसाफ है ही नहीं तो कुछ लोग उनके कैसे हो गए, मतलब 13 जो 39 हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, और 41 के लिए रुजू कर लिया है इलेक्शन कमीशन ने अदालत से, और पूछा है कि जी हमारे पास तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं। तो अगर तहरीक इंसाफ है ही नहीं तो फिर वो 39 को कैसे तहरीक इंसाफ को दे दिए हैं? मतलब फिर तो या तो ऑल और नन होता ना, या तो सारी देते या वो आदि भी ना, मतलब आदि दे के और कहा कि जी ये तो तहरीक इंसाफ के ठीक है, बाकी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद, तो वो तहरीक इंसाफ तो को तो मान लिया। तो ये जो है ये एक ऐसा है जिसके ऊपर वो ज़रा थोड़ा सा उनमें रिजर्वेशन, कुछ वज़रा ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो मतलब वो बहुत ज़्यादा फ़ाल भी नज़र नहीं आ रहे। हालांकि उनको बहुत फ़ाल इस वक्त होना चाहिए था, अपने जो उनकी डोमेन है उसमें बहुत फ़ाल उनको होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़ाल भी नज़र नहीं आ रहे। जैसे एहसन इकबाल साहब से इस बात की तवक्को थी कि वो बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, अभी भी कर रहे हैं वो, लेकिन बहुत प्रोएक्टिव उनका रोल होता सी पैक में, क्योंकि ये उनका ख़ास एक सब्जेक्ट है सी पैक। लेकिन वो सी पैक के बहुत सारे मामलात में वो हमें नहीं उस तरह से नज़र आ रहे फ़ाल। तो इसी तरह से जो डार साहब हैं वो भी बतौर वज़ीर ख़ारजा, उनको बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए इस वक्त, बहुत ज़्यादा उनको होना चाहिए, लेकिन वो भी जो है वो बहुत फ़ाल हमें नज़र नहीं आ रही। ये जो 2-3 जो की मिनिस्ट्रीज़ हैं ना, या जो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा जिनको फ़ाल होना चाहिए, तो वो फ़ाल नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के। तो अब उसकी क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, वो यानी पीटीआई के ऊपर तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उससे हट के जो एक मामला है, शहबाज शरीफ साहब हमें नज़र आ रहे हैं फाल, लेकिन वो भी जो एक होता है ना कि वो मतलब पीटीआई में कहीं इंगेज हैं कि कोई चक्कर तो नहीं चल रहा हमारे ख़िलाफ़, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि माजी में जो कि हो चुकी है तो वो दूध के झले हैं, तो ज़ाहिर है वो दूध के जले छाक फूक के पीते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो मामलात हैं, और फिर ये कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा ने कहा कि वही खोलें, मतलब वही जो हैं वो सर्विंग जजेस ही होंगे, और लाहौर के अंदर वो सारी सीट्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब है कि उसमें मतलब लाहौर के हल्के अगर खुलना है तो वो एक इसके ऊपर थोड़ा सा उनके अंदर एक आप समझें कि यानी बस एक शक सा है कि ये क्या हुआ है, हमारे साथ क्या हो रहा है, और कि ऐसा तो नहीं कि बाला ही बाला जो है कोई और मामला तय हो रहे हो जिसकी हमें ख़बर ना हो। अमूमन ऐसा होता है कि जो हुक्मरान हैं उनको ये मतलब खान साहब को नहीं पता, बहुत बाद में पता चला ना कि क्या हुआ है। तो हुकूमत में जो शख्स होते हैं, लोग होते हैं अमूमन, वो अक्सर जो है वो शो तो करते हैं कि उनके पास ख़बर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून चूँकि माजी में ये तजर्बा देख चुकी है कई दफ़ा, तो इस वक्त वो उस फेज़ में है जहाँ पे उनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई ऐसा तो नहीं कि कोई मामला और हो गया हो। एकदम से खान साहब जो हैं वो उनकी टोन चेंज हो गई है, और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर और आगे पीछे दाएँ बाएँ, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला, फिर वो मतलब वो थोड़ा सा जो है ना, और फिर ये कि वो इस बात को तो मानने को नहीं तैयार कि पीपल्स पार्टी जो है वो जो है उन्होंने मतलब एक दिन हमने ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे मिनिस्टर ने, और अगले दिन जो है पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जाए या वो आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो ये कैसे हो गया? तो वो जो है वो मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने आप को थोड़ा सा अब जाहिर है कि वो हुकूमत में है, उनके पास ज़्यादा मालूमात हैं, ज़्यादा बातें उनको उनके इल्म में होंगी, कभी कभी नहीं भी होते हुकूमत में लोग, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं मतलब, लेकिन होता भी है बहुत सा। लेकिन ये एक तासुर पाया जाता है जिसका इजहार राना सनाउल्लाह साहब ने किया, और काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है इस वक्त।
लेकिन इसमें जो है ये सारे एक फ़ुरई मामलात हैं। असल बात ये है कि ये कीमतों के ऊपर हाफिज़ नईम साहब जो हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं आए ना, ये तो मजमूई तौर पे कीमतें की जाएँ कम और जो है वो IPPs के हवाले से। IPPs का इशू एक देखते हैं कि कहाँ तक सामने आता है इन दिनों में। और दूसरा जो है वो ये कि अमन जिरगा खैरियत से हो गया, अमन जिरगा खैरियत से हुआ और उसमें जो है वो बिल्कुल अली अमीन गंडापुर साहब और बाकी जो उसमें ज़ाहिर कोर कमांडर भी हैं, बाकी लोग भी हैं, सारे अफवाज, तो वो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई कि भाई कोई ऑपरेशन नहीं होने जा रहा और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो पहले दिन बात की थी हमने कि उसका एक हिस्सा, और वो हर उस साल में 24 घंटे चलता रहता है पूरे साल। हाँ, जिस वक्त ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो जाएं तो फिर वो उसकी एक ज़्यादा कार्रवाइयाँ करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो बाकी जो है वो ये है कि ये अब पाकिस्तान एक बिल्कुल ये जो मुजाहरे हो रहे हैं और जो इस वक्त हंगामे हैं और इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है और इसमें इसका नुकसान जो है वो इस अरेंजमेंट को हो रहा है हुकूमत को, बल्कि हुकूमत में तो इस अरेंजमेंट में तो वो पीपल्स पार्टी तो नहीं है ना, तो इसका जो नेट लॉस है वो मुस्लिम लीग नून को इसलिए हो रहा है क्योंकि जब सड़कों के ऊपर मुजाहरे और सियासी जमातें और अदम इस्तेकाम और तवज्जो, तो फिर उसके बाद जो बुनियादी इस्लाहात करनी थी या जो FBR की इस्लाहात या बड़े फ़ैसले करने थे, या वो होता है ना कि एक मुस्तहकम सेटअप, इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट मुस्तहकम नहीं होगा। अब ये जो बात है ना कि अक्टूबर तक हैं चलें तो हम 1 साल करेंगे, हम 6 महीने, ये इशू नहीं हो। इशू ये है कि उसमें अगर इस्तेकाम नहीं है, अगर वो हो ही नहीं पा रही, चीज़ ही नहीं चल पा रही, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही एक होता है ना, वो चल ही नहीं पा रहा, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो फिर इन सारे अकाबरीन को बैठ के जो है ये सोचना है कि भाई अब हमने आगे किस तरह बढ़ना है। और उसमें जो शख्सियत मेरे जहन में आती है वो तो चकज़ई साहब की आती है या मौलाना साहब की आती है, या ये है कि नवाज शरीफ साहब खुद कदम बढ़ाएं, ये डायलॉग शुरू करें और किसी तरह, क्योंकि ये तो एक अजीब से, या जरदारी साहब आगे आ जाएं, वो बिठाएं सबको और कहेंगे भाई एज अ प्रेसिडेंट, नॉट एज आसिफ जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो ऑफिस को यूज़ करें। तो मकसद ये है कि किसी न किसी को ये दरमियान में जो है वो ये मामला तोड़ना है, और इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट तो अगर आती है तो वो तो फिर अजीब सा मामला हो जाएगा, वो तो फिर अजीब, वो अब बिठा रहे हैं आके, वही तो कोई तुक नहीं बनती ना, वो तो ये इस्तेकाम तो इन्होंने खुद पैदा करना है। और आप देखें कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल फोर्स सामने आई है ना, अब जाहिर है सिक्योरिटी अदारों ने हेल्प किया होगा ना, ये जो सूरत बन्नू के अंदर बिगड़ रही थी, सिक्योरिटी अदारों के बगैर तो ये नहीं होता ना, लेकिन वो भी उन्होंने सपोर्ट की, तो सामने जो है वो पॉलिटिकल आपको अली अमीन गंडापुर साहब नज़र आए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत बने, अगर एक पेज है कि भाई इस अदम इस्तेकाम को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि उसके नतीजे में तो पूरा सिस्टम सकिन हो गया है इमरान खान के अंदर, वो सकिन हो जाती है ना कि सुबह दोपहर शाम और कुछ नहीं है, मतलब TV खोलें, उस पर जाएँ, इधर जाएँ, जहाँ जाएँ, ये बात चल रही है। तो इससे कैसे निकल के क्योंकि बहरहाल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो इससे निकल के अदालतों के मामला, फिर ये कि वो मतलब है कि तकसीम हो रही, मतलब जो भी बातें कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, लेकिन उन्होंने देखना है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन छोड़ के पता चला कि अचानक वो कर्जा भी बढ़ रहा है, वो आपके काम भी सारे रुक गए, और मतलब है कि एक हंगामा एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा शुरू। अभी वो बुखारी साहबा के साथ जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिस पे वो गई हैं, अदालत भी गई हैं, और वो बड़ा एक इस तरह के मामला तो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो चूँकि बाकी इश्यूज़ बहुत हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं मुल्क के इस वक्त, जिसमें सबसे पहले मैं सिक्योरिटी और मईशत को रखता हूँ, फिर सोशल अनरेस्ट, ये सोशल अनरेस्ट के लिए लोग निकले होंगे सारे जो हाफिज़ नईम साहब हैं, तो ये और जगह जगह अब कहीं ताजिर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं और लोग कर रहे हैं कहीं, तो ये इसको किसी तरह से सबको काबू में लाके और फिर आगे चलाएं। ये नहीं होता ज़रूरी कि आप हुकूमत में ही बैठे रहें, मतलब इश्यूज़ को रिजॉल्व करके एक बड़े उस पर जाएँ। लेकिन आज तक लोग याद करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मुझे पूछे तो मैं कहूँगा जी वो मोटरवे क्या कमाल थी, मतलब मोटरवे बना गए, इल्ज़ाम आती है वो उससे हट के मोटरवे, आप देखें कितनी ज़बरदस्त मोटरवे इस्लामाबाद से जो लाहौर तक जाती है। तो एनीवे, तो ये एक तरह से पैरालाइज सा हुआ सारा सिस्टम, ये इसको सिस्टम को धक्का स्टार्ट, और उसकी वजह ये कि चल नहीं रहा, उसकी वजह ये कि नज़र आ रहा है सबको। अच्छा जी, ये अब इसलिए इसका जो इसकी टाइमिंग्स अब तेज़ी इसलिए आ गई इवेंट्स के अंदर कि पूरी दुनिया में वाक़यात में तेज़ी आ रही है, तो हम चूँकि दुनिया का हिस्सा हैं तो वहाँ तेज़ी आ रही है, तो एक तरह से यहाँ पर भी कुछ तेज़ी आ रही है।
लेकिन ऐसा एक एहसास है कि शायद हम थोड़ा सा, जो मैंने पहले भी बात की थी, कि हमारा अदम इस्तेकाम जो है मुल्क का, सियासी और माशी और सोशल अनरेस्ट, वो अब हमारी खारजा पॉलिसी को भी मुतासर कर रहा है। दाखिला को भी कुछ, ये दहशत गर्दी वगैरह कुछ बड़ी, लेकिन बहरहाल वो उस काबू में है मामला वगैरह सारे, और आगे अल्लाह ना करे कि वो वाक़या पेश आए। लेकिन ये है कि जो खारजा पॉलिसी है वो इससे इफेक्ट होना शुरू हो गई है। एक बहुत बड़ा धचका नेतन्याहू को लगा है, बहुत बड़ा धचका। और धचका ये लगा है कि नेतन्याहू की कल मुलाकात हुई पहले तो प्रेसिडेंट बाइडेन से। तो नेतन्याहू साहब ने प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात की, और उस मुलाकात में जो है वो उन्होंने कहा कि जी 50 साल आपके जो गुजरे हैं सियासत में ज़िंदगी के, 50 साल तक आप इसराइल के दोस्त रहे, और ये वो सारा। ये तीसरी मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडेन से है उनकी नेतन्याहू की। इनकी आपस में बनी नहीं। एक मुलाकात तो जब बाइडेन आए इसराइल इस 7 अक्टूबर के बाद तब हुई। एक मुलाकात इनकी जो है वो न्यूयॉर्क में हुई थी। तो ये तीसरी इनकी आपस में बनी नहीं। हालांकि जो मैंने कल भी बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो प्रो इसराइल अगर कोई गुजरे हैं, जिनके दौर में इतना कत्लेआम होता रहा, ये थोड़ी सा छोटा मोटा होता था वाक़या तो अमेरिका बाकी दुनिया आ जाती थी। ये जो 40,000 के लगभग लोग शहीद हो गए हैं, और भी बहुत बड़ी तादाद में मज़ीद अमवात होगी क्योंकि वहाँ पे बीमारियाँ फैल गई हैं। तो वो बहरहाल वो मुलाकात उनकी ठीक चली गई। लेकिन पहली मुलाकात के चंद घंटों के बाद जो दूसरी मुलाकात हुई है कैमला हैरिस से, वो इंतहाई कहते शॉकिंग मुलाकात नेतन्याहू के लिए रही। और उस मुलाकात का तो जो सबसे एक अजब मामला था वो ये था कि कैमला हैरिस जो है उसके बाद उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बात की, मीडिया से बात की, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कत्लेआम जारी है गज़ा में, और वहाँ पे लोग जो है वो मर रहे हैं भूखे, और जो ज़ख्मी और बेघर, और वो जो हैं वो कभी एक जगह से दूसरी जगह से, उन्होंने 4 दफ़ा बात की, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथी जगह लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बर्बरियत और जारियत जो जारी है, इसके ऊपर मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकती। कंप्लीट चार्जशीट की है नेतन्याहू को, और इसके ऊपर मैं खामोश होकर नहीं बैठ सकती। और नेतन्याहू जो है वो फौरी तौर पे यहाँ पे जंगबंदी और ये अमन माहिदा जो प्रेसिडेंट बाइडेन का, इसके ऊपर फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें इसको। और वो इतना वोकल, मेरा ख्याल है कि शायद ही नेतन्याहू ने अब तक किसी को, अच्छा अगर वो कमरे तक बात रह जाती ना, जो अंदर मीटिंग हुई है वो 40 मिनट की मीटिंग हुई है जो कैमला हैरिस की और नेतन्याहू की, तो अगर तो अंदर तक बात रहती तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन चूँकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और डेमोक्रेट्स की नॉमिनेटेड जो है वो कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने चूँकि पब्लिक में आके बहुत बुरी तरह से नेतन्याहू को उन्होंने रगेद दिया। और उनका जो मतलब उनका जो एग्जैक्ट है, ये CNBC को कोड हम एग्जैक्ट हम देखेंगे मीडिया ने किस तरह कवर की है। CNBC को अगर देखें, 3rd स्लाइड, इट इज़ द टाइम फॉर दिस वॉर टू एंड, हैरिस टेल्स नेतन्याहू आई विल नॉट बी साइलेंट ऑन पैलेस्टीनियन सफरिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये आप देखें कि इसराइल ने फिर उसके बाद जो है वो रिएक्ट किया बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, और उनके एक अनऑफिशियल से किसी बंदे ने कहा कि इसके नतीजे में जो मुज़ाकरात हैं और ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं और ऊपर नीचे हो सकते हैं और वगैरह वगैरह, ये जो डील हो रही थी, और ये इनको पब्लिक में आके ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, और ये वो सारा। तो ये मैं 5th स्लाइड दिखा रहा हूँ, यूरोशियन पोस्ट कि हैरिस वर्ड्स कुड हार्म होस्टेज डील स्टॉक, सीनियर इसराइली ऑफिशियल साइड। लेकिन वो कौन सा ऑफिशियल है उसने अपना नाम भी नहीं बताया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये बात होगी। और फिर गार्डियन भी कह रहा है कि इसराइली ऑफिशियल 2nd स्लाइड ऑफिशियल क्रिटिसाइज हैरिस कॉल फॉर एंड टू वॉर, मतलब बिल्कुल वो एंड टू वॉर नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये मैं नेतन्याहू को यहाँ पर जो मजालिम हो रहे हैं मैं उनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती और ख़ामोश नहीं रहेगा इसके ऊपर, मैं ख़ामोश नहीं रह सकती। ये जो CNBC खबर है यही इसी को मुख्तलिफ अंदाज में
जो है वो फिर बात की। अच्छा, अब ये इशू है, इशूज़ में ये है जी। कि ये एक बम शेल है, ठीक है, और नेतन्याहू जो हैं वो आज उनकी मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं फ्लोरिडा जाएंगे नेतन्याहू, और उससे पहले ही वहाँ, अच्छा, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात भी आपस में कशीदा, क्योंकि हुआ ये है कि नेतन्याहू ने जब ट्रंप गए हैं तो ट्रंप का ये ख्याल था कि मैंने इसराइल के लिए बड़ा काम किया, इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह, तो मुझे कहीं तो रब्ता रखेगा ना नेतन्याहू। तो नेतन्याहू जो हैं वो सबसे उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने बाइडेन को फ़ौरन फ़ोन किया और कहा कि जी आप आ गए हैं जी, और बहुत ज़बरदस्त, और कौन ट्रंप, मैं तो जानता भी नहीं। तो वो जो है वो ट्रंप साहब से उन्होंने इस पूरे अरसे में मुलाकात ही नहीं की। 4 जुलाई को पहली दफ़ा उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद दी फ़ोन पे। तो अब ट्रंप जो है वो ट्रंप से वो मिलने जा रहे हैं। ट्रंप ने एक दिन पहले ही इंटरव्यू दे दिया कि जी सीज़ फायर होना चाहिए और वो पब्लिसिटी के लिए अच्छा है वगैरह, लेकिन जंग बंदी होनी चाहिए और 2 रियासती हल और वही बात सारी। तो नेतन्याहू जो हैं वो इस वक्त एक अजीब से टर्मोइल में फंस गए हैं, क्योंकि इस दरमियान ये ज़हन में रखें कि जो, अच्छा, वाइट हाउस की तरफ से ये उनके ऑफिशियल्स ने कहा है कि अब तक पिछले 9 महीनों में मुआहदे से हम इतना करीब कभी भी नहीं थे जितना इस वक्त हैं। कुछ उसमें लेकिन हर्डल्स हैं, जो हर्डल्स नेतन्याहू साहब ने नई शराइत आयद कर दी हैं, और ये शराइत 2 पेश की हैं, उसको उठा के फाड़ के फेंक दी है हमास ने। और एक शर्त, और इजिप्ट ने भी एक शर्त दी है कि वो वहाँ पे दोबारा, यानी सारा मामला हल होकर फिर वो दोबारा उधर जाते हैं कि जी वो ऐसा है कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो जो जनूब से शुमाल की तरफ जो फ़लस्तीनी जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग होना बड़ी ज़रूरी है, उसका हमें कोई तरीका बताया जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें तो ये जो मामला है, ये इस कदर उनको शायद तवक्को नहीं थी इस बात की, बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि ये जो हैं ये करेंगे, ये उनको मिलेगा मैसेज कैमला हैरिस की तरफ से। वो कैमला हैरिस जो कि प्रेसिडेंट हैं, नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हैं डेमोक्रेट्स की। अच्छा, और वो कांग्रेस में गई भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैमला हैरिस जो हैं वो, अच्छा, कैमला हैरिस को आज ओबामा और मिशेल ओबामा ने भी इंडोर्स कर दिया। क्लिंटन और बिल क्लिंटन हिलरी क्लिंटन पहले कर चुके थे, लेकिन जो इन्होंने किया ओबामा और मिशेल ओबामा ने, तो वो तो बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने रिलीज़ की कि बहुत ज़बरदस्त हैं आप, और तारीफ़ें, और हम साथ खड़े हैं, पीछे हैं आपके। और ये तो मतलब 2 जो बड़े, यानी आप समझें कि अमेरिकन के अंदर बड़े बुश से मुख्तलिफ उनके एक इमेज है ओबामा का और बिल क्लिंटन का। अच्छा, अब ये कि वो उनकी हमायत में उन्होंने कैमला हैरिस की मुकम्मल हमायत कर दी, तो बाइडेन मज़ीद आइसोलेशन में चले गए। लेकिन वो उनका जो पोल है रायामा, वो इसके बाद, वो इस बयान के बाद वाइट हाउस की तरफ से एक और ऑफिशियल्स ने बयान जारी किया है कि ये जो बड़ी सख्त बात करती है, मगर ये ध्यान में रखें कि कैमला हैरिस ने यह भी कहा कि हम इसराइल की सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, और 2 रियासती हल की बात की उन्होंने। पब्लिक में आई ना वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 2 रियासती हल, 2 स्टेट सोल्यूशन मस्ट है। ये मीडिया के सामने कैमला हैरिस ने बात की। तो अब ये बात जो है मीडिया के सामने उन्होंने आके की, और उसके बाद वो जाहिर है कि, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुजाहरे वगैरह जो हो रहे थे मैं उसको कंडेम करती हूँ। और ये अच्छा, जो मुजाहरे हो रहे थे उसमें एक बात जो बड़ी अजीब सी हुई कि अमेरिका के परचम भी जला दिया। मतलब लोग वहाँ भूल गए कि अमेरिका ही है, मतलब पूरी दुनिया में तो अमेरिका में अमेरिका का, तो वो भी एक अजीब सी बात, उनमें कैसे वैसे बन गए। खैर, उनको पकड़ दकड़ शुरू हो रही है वहाँ पर 12। लेकिन यह है कि ये कैमला हैरिस की तरफ से एक पॉलिसी शिफ्ट है बाइडेन की पॉलिसी से बहुत बड़ा। दूसरी जो बात दरमियान में हुई है वो ये हुई है कि जो बरतानिया के अटॉर्नी जनरल हैं, वो उन्होंने इसराइल का दौरा किया, और इसराइल का दौरा करके वो इसराइल के ऊपर असलहे की पाबंदी आयद करने जा रहे हैं। यहाँ मैं मुत्तहिदा अरब अमारात के द नेशनल को कोट कर रहा हूँ। ब्रिटिश अटॉर्नी जनरल ट्रेवल्स टू इसराइल एंड आर्म्स बैन थ्रेट राइजेस, ठीक है। और इसमें जो इशू है वो ये है कि अगर इस खबर को देखें, ये अबू धाबी से ये खबर आ रही है हमारे पास कि ही हैज़ रेज द इशू ऑफ ब्रिटेन इम्पोजिंग अ बैन ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट करंटली वर्थ अबाउट 42 मिलियन ईयर दैट वुड रेज सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक कंसर्न्स।
अच्छा, अब इशू ये है कि बरतानिया पाबंदी लगाने जा रहा है। अच्छा, बरतानिया बहुत ज़्यादा असला नहीं देता, ये ज़हन में रखें। बरतानिया असलहा बहुत ज़्यादा नहीं देता इसराइल को। इसराइल का कोई मेजर सप्लायर नहीं है बरतानिया, लेकिन अलामती तौर पे अगर वो इसको रोकते हैं तो एक बहुत बड़ा एक साइन होगा। लेबर गवर्नमेंट नहीं आई है और उसका एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा, और जो नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो नेतन्याहू और इनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बयान दे चुकी है। माजी में हम बात कर चुके हैं, इसको बड़ी क्लैरिटी रखते हैं वो। लेकिन दूसरा जो बॉम्बशेल गिराया बरतानिया ने, वो ये है कि जो आलमी अदालत इंसाफ से वारंट जारी हुए थे, उसके ऊपर जो टोरी गवर्नमेंट थी, टोरीज की तरफ से जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए गए थे। वो इन्होंने फैसला किया है कि वो जो है वो वो ऑब्जेक्शंस ख़त्म कर रहे हैं, यानी वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, यानी वारंट बहाल, यानी वारंट्स के ऊपर अमल दरामद जो है वो करने जा रहे हैं। और ये एक नया बॉम्बशेल है मेरे ख्याल से। ये गार्डियन को कोट कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड। ब्रिटेन ड्रॉप्स इट्स चैलेंज टू आईसीसी वारंट, अरेस्ट वारंट्स फॉर। ये गैलेंट और जो नेतन्याहू के ऊपर बरतानिया ने इतराज़ात लगाए थे, इतराज़ात हट रहे हैं, यानी वारंट्स के ऊपर अब अमल होगा। तो नेतन्याहू के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। नेतन्याहू जो है वो, एक तो ये है कि कामिला हैरिस, दूसरा ये है कि ये बरतानिया की तरफ से, तीसरा जो है वो 3 मुल्कों के वज़राए आज़म ने आज एक मुश्तरका एलामिया जारी किया, और ये भी बड़ा अनयूजुअल है। मतलब मैं इसको अनयूजुअल इसलिए कह रहा हूँ, ये 26 स्लाइड अगर देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस मरहले पे, ये आज उनके ये 26वीं स्लाइड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द नीड फॉर अर्जेंट सीज फायर एंड रिस्क ऑफ एक्सपेंडेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इसराइल। द सिचुएशन इन गजा इज कैटास्ट्रोफिक, द ह्यूमन सफरिंग इज अनएक्सेप्टेबल, इट कैन नॉट कंटिन्यू। और ये उनका, और फिर उसके बाद जो है, इसको अगर हम आगे चलें तो उसमें फिर वो कहते हैं कि जो बाइडन का जो पीस का जो प्लान है उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल किया जाए। पैलेस्टीनियन सिविलियंस कैन नॉट बी मेड टू पे द प्राइस ऑफ डिफीटिंग हमास, इट मस्ट एंड, एन इमीडिएट सीज फायर इज़ नीडेड, ताकि ये सारा ख़त्म हो सिलसिला। और फिर उसके बाद इसको वो जो आगे ये स्टेटमेंट जो क्लोज़ होती है, तो वो क्लोज़ होती है 2 रियासती हल पे, यानी इसके बाद का जो हिस्सा है स्टेटमेंट का वो ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो स्टैंड बिहाइंड द कम्प्रिहेंसिव सीज फायर आउटलाइन प्रेसिडेंट बाइडन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये फौरी तौर पे। और फिर उसके बाद ये है कि पाथ टू अचीविंग अ 2 स्टेट सोल्यूशन, इजराइल पैलेस्टीन कैन लिव सिक्योरली विद इन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। ये सिर्फ इसका। अच्छा, मैक्रोन ने भी थोड़ी देर पहले ये सारी दुनिया की तरफ से एकदम जो है वो प्रेशर तेज़ होना शुरू हो गया कैमिला हैरिस के इस बयान के बाद कि सीज फायर करो, अभी वे आउट नहीं है, ठीक है। और उसमें जो है वो मेरे ख्याल से अभी भी टीम्स मौजूद हैं। ये ध्यान में रखें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे चाहती है कि सीज़ फायर हो। अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, ये नेतन्याहू और वहाँ पे कुछ हॉक्स बैठे हुए थे, न्यू कॉन टाइप करैक्टर्स थे, वो बाइडेन इंतजामिया में क्या थे, बहरहाल वो, ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अगली जियो पॉलिटिक्स सीज़ फायर के बाद होगी, और ख़ास तौर पर जब चाइना आ गया दरमियान में, चाइना दरमियान में आ गया और उसने तमाम जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं, कोई फ़लस्तीनी ग्रुप क्या चाइना से बाहर जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि वो चाइना ने जब बिठाया सबको और बिठा के वहाँ पे 14 ग्रुप्स के दरमियान सीज़ फायर या सुलह करवा दी है, तो अब बाहर कोई नहीं जा सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, एक तो अल्लाह करे खैरियत से आज ये फ्रांस के अंदर ओलंपिक्स थोड़ी देर में शुरू होने वाले हैं, लेकिन ये है कि वो उससे पहले वहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेन स्टेशंस पे वो हमले हुए हैं, कहीं पे आग लगाने की कोशिश की है, वो कौन से सबूताज करने वाले लोग थे, अननोन, अभी तक किसी ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है वहाँ पर, मुख्तलिफ दुनिया भर से लोग और खिलाड़ी, और बड़ा एक पेरिस में बड़ा खूबसूरत है। तो हमारी बेस्ट भी चीज़ है कि वो सुकून से हो जाए सारा पेरिस में, फ्रांस में ओलंपिक्स, लेकिन ये कि वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आए और उसमें ट्रेन्स रुक गई और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं जो ट्रेन स्टेशंस पे थे तो वो वहाँ पे रुक गए, और कोई 8 लाख लोग मुतासर हुए और हमले हुए बाकायदा बोगीज़ पे और जंक्शंस को आग लगा दी कुछ लोगों ने। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान, जो मैंने आपसे बात की ना कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी
बहरान और इंतशार, इसको कहीं बैठना है और उस वक्त बैठेगा ये जब सारे लोग किसी बात पे इत्तेफाक करेंगे। अब इत्तेफाक क्यों नहीं कर रहे, क्यों एक दूसरे के ऊपर, मतलब अदारों में कभी लगता है कि हम आंगी है, कभी लगता है कि वो आपस में कोई मामलात हैं, फिर कभी ये कि सियासी शख्सियात, तो बढ़ के बात ही करनी है ना भाई, बढ़ के एक फ़ोन कॉल पे बात ही करनी है ना कि यार आओ कल दोपहर को मिल लेते हैं, बैठो यार, बैठ के बात करते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा इशू है। लेकिन ये बदकिस्मती से इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है कि सब एक्सट्रीम पोजीशंस ले गए हैं कि वहाँ से लगता है सबको कि हमारा हटना मुश्किल है। हालांकि इस पे पीपल्स पार्टी ने कैसे आराम से कह दिया कि उसने, देखें अब वो मुस्लिम नून को शक है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने पोजीशन ले ली ना कि भाई हम कैसे पॉलिटिकल पार्टी को पाबंदी लगाएं और कैसे हम गद्दार करार दे दें किसी को और कैसे ही करें। लेकिन इस पर फिर ये हो गया कि मुस्लिम लीग नून ने अनाउंस क्यों कर दिया। तो वो एक अजीब सा इस अरेंजमेंट में जो है ना, ये कोई, और ये जो रोज़ अदालतें, रोज़ वाक़यात, रोज़ धरने, रोज़ मुजाहरे, रोज़ अब IPPs के, अब मैंने कहा IPPs का अगर ये करवाने में कामयाब हो गए IPPs, तो इस मुल्क की इतनी बड़ी बदमाशी का सत्यानाश होगा। क्योंकि ये जो IPPs का है, ये मुआहदे बिजली खरीदें या ना खरीदें उनको पैसे दे रहे हैं। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। बिजली इतनी इस्तेमाल हो रही है, बन इतनी ज़्यादा रही है, नहीं यानी पैसे इतनी ज़्यादा बिजली के अदा हो रहे हैं, वो बना इतनी सी रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोड शेडिंग है मुल्क में। उसके बावजूद यानी ये भी नहीं कि अगर ज़्यादा बिजली के पैसे वो ले रहे हैं तो वो कम से कम लोड शेडिंग तो ख़त्म कर दें। नहीं, 18 घंटे लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली ज़्यादा बन नहीं रही, उसके पैसे अदा हो रहे हैं, और बिजली यानी एक अजीब एक गोरख धंधा है। जो देखते हैं कि हाफिज़ नईम साहब के धरने में ये मज़ीद कुछ बातें सामने आती हैं कि नहीं, लेकिन इस वक्त ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए ना कि एक इशू है जो वो लेके इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और देखें कहाँ तक कामयाब होते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के अंदर इस बात के तासुर हैं कि PTI के मामला तय हो गए हैं। हुकूमत में तासुर है, और जितना पब्लिक में वो इंटरव्यूज़ वगैरह में बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट उनके अंदर ये तासुर है, और वो उसकी कई वजूहात बयान कर रहे हैं। और वो इलेक्शन से पहले से आगे से अब क्या है मामला, क्योंकि वही कह रहे हैं कि ये खान साहब ने जो दोबारा बात की है, और वो ये भी सिर्फ ये नहीं कि वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिया उनका आया है, वो बात इस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो तर्ज है गुफ्तगू का वो तब्दील हुआ है, बल्कि वही कह रहे हैं कि नहीं, ये इससे पहले यकीनन कुछ ना कुछ मामलात हुए होंगे, फिर ये बात हुई है, ये इस तरह तो वो नहीं कर सकते। वो इससे पहले तो बिल्कुल एक उनका लहजा डिफरेंट था। तो एक तो ये हुकूमत के, दूसरा ये कि वो कहते हैं कि साथ ही, अच्छा अब ये होता है नहीं होता ये बात की बात है। लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक तासुर उनमें ये है कि भाई वो ये जो मामला थे कि जी बैन लगना है, और जो है वो फौजी अदालतों में मामला चले जाएंगे, और ये सारी, ये क्यों नहीं हुआ, और उसके नतीजे में वो फिर कट ऑफ हो जाते बाकी यानी वकला और बाकी लोगों से जो उनसे मिल रहे हैं, बल्कि वो तो और बढ़ गया उसके बाद से। तो ये जो मामलात हैं ये क्या हैं, और फिर उसके बाद वो ये क्यों कह रहे हैं यकीन के साथ, वो सीटें वीटें छोड़ के और कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी करो, तो ये क्यों कह रहे हैं। तो वो एक उनके अंदर, अच्छा अब ये है नहीं है उसको छोड़ दें बात कि होता है नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत में ही तासुर है जिसकी वजह से वो एक ऐसी, अब वो क्या वजह हुई है वो तो हमें उस वक्त समझ में आएगा जब ये पूरा एक कहानी खुलेगी साल 1.5 साल की, और ख़ास तौर पे ये जो मामला है कि ये अरेंजमेंट कैसे तय हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने कैसे ये बात मंजूर की कि वो हुकूमती ओहदे ले लेंगे सारे जिसमें मुश्किल फैसले उन्हें करने होंगे, और वो जो है यानी उनकी जमात को करने होंगे, और आईनी ओहदे वो पीपल्स पार्टी। ये कैसे, इसका क्या फार्मूला तय हुआ, ये कैसे हुआ कि महंगाई हो रही है या बाकी जो मामलात हैं और जो कुछ हो रहा है मुल्क में, ये सारा खाते में पड़े मुस्लिम लीग नून के, और पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे मिल जाए। मतलब ये कैसे हुआ, और पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर अंदाज में वो यानी वो अपना पॉलिटिकली वो ठीक लाइन पे आगे जा भी रहे हैं, तो उन्होंने तो उसको रोक दिया। तो इसकी वजह से वो अचानक, और देखिए अचानक हुआ ये सारे मामला। तो फिर सीट्स का मामला, तो कह रहे हैं सीटों का मामला। मैंने कहा जी वो तो सीटें, पूछा मैंने उनसे, मैंने कहा जी सीटें तो नहीं गई ना उधर। वो कह रहे हैं यार यही तो रौला है कि जब वो 39 सीट्स को उन्होंने कह दिया ये तहरीक इंसाफ की हैं और बाकी सीटों पर रजू कर लिया,
तो वो तहरीक इंसाफ का ढांचा नहीं है, तो वो तहरीक इंसाफ को कैसे दे दी उन्होंने? और उसमें उन्होंने शिकी लगाई है इलेक्शन कमीशन ने कि हम ये इसलिए नहीं दे रहे कि तहरीक इंसाफ का ढांचा नहीं है। ढांचा नहीं है तो उनके लिए नहीं है जो जिनको सीटें दी हैं 39, तो ये क्या चक्कर है? तो या तो उनको भी ना देते और कहते कि भाई ये सारे के सारे हमारे पास तो ढांचा ही नहीं है। तो ढांचा है भी, आधा ढांचा है आधा ढांचा नहीं है, ये क्या कैसा ढांचा है? मतलब आधा ढांचा उधर दे दिया पीटीआई को, आधे के लिए कहा पीटीआई तो हमारे पास है ही नहीं, आप बताएं हमें। तो कहेंगे ये ढांचा जो दिया है तुमने ये किसको दिया है? फिर ये कौन सी पार्टी है जो पीटीआई बाहर आ लेके जी रौला है। लेकिन इसमें जो इशू है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, जैसे आसियान के अंदर, आसियान जो 10 जबरदस्त ब्लॉक है, वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग्स हुई हैं। मैंने आपसे कहा पाकिस्तान इस वक्त चूँकि प्रोएक्टिव नहीं हो रहा, रीजनल इवेंट्स बहुत से ऐसे हैं जो तेज़ी के साथ एक तरतीब पा रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मुल्क आपस में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। तो आसियान का जो हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस जारी है 3 रोज़ा वज़राए ख़ारजा की, उसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुँच रहे हैं आज। एक दिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आना, वो जो मैंने कहा था लंबा सा टूर उनका, कई मुल्कों का, थाईलैंड, इधर उधर, लाओस, ये वो सारा, तो एक दिन डिले हो गया क्योंकि वो मीटिंग जो नेतन्याहू बाइडेन की थी उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो आज पहुंच रहे हैं। तो लेकिन इसमें अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्ट हुई। एक तो ये कि वांग यी की मुलाकात जो चाइना के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी लेवरॉफ से मुलाकात हुई, और जाहिर है वो तो एक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो उन्होंने पूरे दुनिया का इस नक्शा बदला हुआ है। लेकिन जो दूसरी मुलाकात इंटरेस्टिंग हुई है वो मुलाकात हुई है वो जो खित्ते के अंदर जो है, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी तब्दीलियां तेज़ी के साथ रोनुमा हो रही हैं। तो ये जो है ये मुलाकात हुई है जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी की। अच्छा, और ये मुलाकात थोड़ी सी गैर मामूली इसलिए है कि देखें, 2 बड़ी कुव्वतें दुनिया की, यानी आबादी के लिहाज से भी और तिजारत के लिहाज से भी, और दोनों हमारे पड़ोस में। अब दोनों के दरमियान 2020 के अंदर एक खलीज पैदा हुई, लेकिन वो खलीज और तलखी, और फिर उसके बाद एक अजीब सा मामला कि वो लेकिन अब जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का जो सामने बयानिया आ रहा है, वो बयानिया ये है कि अगर हम 21वीं स्लाइड को हम यहाँ कोट कर दें, 21st, इंडिया एंड चाइना एग्री टू वर्क अर्जेंटली टू अचीव द विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स ऑन देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर। यानी बड़ी तेज़ी से इंडिया और चाइना के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। यानी बेहतरी क्या आ रही है? वो तलखी ख़त्म हो रही है, इस तरह कह सकते हैं कि तलखी जो है वो कम हो रही है जो 2020 में हुई थी, और ये कुर्बत जो है वो दोबारा बहाल हो रही है। और इसमें राइटर्स भी इसी तरह से कोट कर रहा है कि इंडिया एंड चाइना एग्री टू अप्रोच बॉर्डर इशूज विद अर्जेंसी, फौरी तौर पे अर्जेंसी के लिए जो है वो इस पर। अच्छा, थोड़े दिन पहले ये बजट, उनका पहला बजट आया है ये जो नई मोदी सरकार का, तो उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, सॉरी वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बजट के दौरान, मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, इनका नाम है निर्मला सीतारामन, ठीक है। तो इन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी, राइटर्स 17। उन्होंने कहा था कि जो चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हम इंडिया में खोल रहे हैं। चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये 2020 में रुक गई थी कि चाइना इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगा। इसको चाइना की इन्वेस्टमेंट इंडिया ने खोलने का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो हमारे 2 पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात तेजी से आपस में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा इवेंट है। और इसमें जो है फिर ब्रुकिंग्स, सारे अमेरिकन देख रहे हैं, ये इसकी चंद रोज पहले की जो रिपोर्ट है, क्योंकि इसको ये जो बर्फ पिघल रही है इसको लिंक करें उस जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा था रशिया के साथ, जो रशिया में दौरा भी हुआ था, जो अलग से गए थे रशिया, और तो उस रशिया के दौरे में रशिया का रोल प्ले कर रहा है चाइना और इंडिया के दरमियान, या वैसे भी तो इनकी आपस में आखिरी मुलाकात तो इनके भी इसी महीने दूसरी मुलाकात है। पहले काजाकिस्तान में एससीओ के मरले पे हुई थी, और अभी एक अब हुई है जिसमें ट्रूप्स की। ब्रुकिंग्स की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट चंद रोज पहले आई थी, इज देयर गोइंग टू बी इन इंडिया चाइना डील। अच्छा, अमेरिका इसको देख रहा है ना कि मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामलात हैं जो इंडिया और चाइना के दरमियान तलखी खत्म हो रही है, और इसके असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, पूरी दुनिया पे। दूसरी जो है वो जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो इटली, जिसने दिसंबर में कहा था कि हम अलग हो रहे हैं बेल्ट एंड रोड से। देखें अभी प्रीमियर शी जिनपिंग ने दौरा किया है ना यूरोप का, तो वो हंगरी गए थे, वो जो है फ्रांस गए थे वो, तो लेकिन ये है कि वो
इटली ने जो है वो ऐलान किया कि हम बेल्ट एंड रोड से हट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो अब इस मरहले पे कल से 3 रोज का दौरा इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जॉर्जिया मेलोनी वो शुरू कर रही हैं चाइना का। और इस चाइना के दौरे से पहले जो ग्लोबल टाइम्स है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि इटली इज मेलोनी टू विजिट चाइना likely to clear misunderstandings over Belt and Road Initiative withdrawal। ये हट गया था पीछे जो इटली है वो उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी पिछले साल। तो अब इशू ये है कि इटली का क्या, इटली क्योंकि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि अच्छा ये चाइना के जो ली क्वांग जो उनके प्राइम मिनिस्टर उनकी दावत पे दौरा कर रही है इटालियन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये शी जिनपिंग की मेहमान होंगी और बड़ा ज़बरदस्त इनका इस्तकबाल होगा। क्या इटली जो है ये वो जॉर्जिया मेलोनी है, वो जो राइट विंग और सारा इटालियन पूरा, क्या ये इटली दोबारा बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनने जा रहा है, जो कि ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बनने जा रहा है। ये ग्लोबल टाइम्स तरह नहीं छापता, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो कह रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों मुल्कों की, तो इसलिए वो आ रही हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करें। ये बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो ग्लोबली और रीजनली हो रही हैं। और मेरी गुजारिश फिर अपने अकाबरीन से है कि वो बराह करम जो हमारे अंदरूनी इंतशार और मईशत और ये सारे मामला जो हैं, ये अब चूंकि खारजा बहुत अरसा हो गया ना, मतलब एक सेटअप ही नहीं कोई बन पा रहा, तो एक उसमें नतीजे में इवेंट्स हो रहे हैं, कोई ब्लॉक्स बन रहे हैं, कभी हम वो मतलब एक बयान दे दिया उधर एक उधर, मतलब इससे हटके कोई आपकी जो है ना इस वक्त प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो है ना, प्रोएक्टिव जिसको मैं कहता हूँ, मतलब एक वजीर खारजा उठता है तो वो लाइन से 10 मुल्कों का दौरा करता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आगे पीछे दाएं बाएं, तो मुल्क इस तरह से उठ रहे हैं। इवन जो जिन ममालिक से अब तो वो कोई नहीं कर सकते, वो इस वक्त बहुत प्रोएक्टिव अपनी पोजिशनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में सेटअप समझ नहीं आ रहा दुनिया में, ऐसा लगता है कि वो बाहर बैठे हुए जो कुव्वतें हैं उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान में आगे क्या होगा, और चूंकि वो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब ही मामला चल रहे होते हैं, तो शायद वो भी इंटरेस्ट कम ले रहे हैं कि यार जब होगा तो तब होगा, हम अपने काम तो दुनिया करें ना आगे। तो ये मेरा ख्याल है हम फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकाबरीन से कि वो बराह करम ये जो इंटरनल टर्मोइल है, ये सिक्योरिटी, मईशत और सोशल अनरेस्ट के बाद हमारी फॉरेन पॉलिसी जो बड़ी प्रोएक्टिव दुनिया में इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं, तो 2024 का निस्फ गुजर गया और आखिरी जो है वो 6 महीनों में हम दाखिल हो चुके हैं। हमें नहीं पता हमने ब्रिक्स में जाना है कि नहीं जाना, और पूरी दुनिया जो है वो लाइन लगा के खड़ी है 40 ममालिक, पाकिस्तान को पता ही नहीं कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स में जाना है कि नहीं जाना। तो बात यह है कि और सी पैक के ऊपर कैसे स्टार्ट करना है दोबारा, कब करना है, क्या उसकी कोई तकरीब होगी, कैसे होगा, शुरू हो चुका है क्या, मतलब कैसे आगे जाना है, वो रीशेड्यूलिंग अभी करनी है हमने। तो मतलब एक ये जब तक ये अफरा तफरी रहेगी, ये जो एक मैन मेड क्राइसिस रहेंगे और ये हंगर गेम चलता रहेगा, उसका नुकसान जो है ना सिर्फ मुल्क को हो रहा है बल्कि मुल्क की खारजा पॉलिसी, ज़बरदस्त आपके डिप्लोमेट्स हैं, ज़बरदस्त आपका फॉरेन ऑफिस है, लेकिन वो इतने टर्मोइल में तो वो काम नहीं कर सकते। तो ये बराह करम टर्मोइल ख़त्म करें, ताकि उसके नतीजे में मतलब है कि ये अब मतलब हर दूसरे दिन जो है वो कोई अजीब सी खबर आ रही होती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा एक मामला है। लेकिन अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के अंदर ही फीलिंग पैदा हो रही है, मैंने आपसे कहा ना कि वो पब्लिक में शायद, लेकिन उनकी फीलिंग हो रही है, इसलिए कुछ बददिली सी जो है ना वो है उनमें, वो बयान देते हैं और वो बयान दे के पीछे हट जाते हैं। वो पीटीआई से रिलेटेड बयान नहीं होता है, उससे हटके नहीं होता। लेकिन ये है कि वो अब आने वाले दिनों में देखें कि क्या मामला है, क्या मामलात होते हैं, क्या दूरियां कम होती हैं पीटीआई की, नहीं होती। ये बात का ये हुकूमत में तासर, ये मुस्लिम लीग नून में ये तासर ज़रूर है कि, और ख़ास तौर पे मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आर्टिकल 6 की बात की थी और पाबंदी की, वो इतना स्ट्रांगली की थी उन्होंने कि उसके बाद वो ये बात मानने को नहीं तैयार कि पीपल्स पार्टी ने ये फैसला खुद ही कर लिया और कहीं से मशवरा नहीं लिया, और इतने बड़े फैसले से वो मतलब वो खड़े हो गए और उनका सियासी कद भी बढ़ा, और हम जो है वो बिल्कुल अजीब सा मामला हो गया हमारा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।